डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में कुछ एमडी कैट के पास्ट पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज की जो वीडियो है स्पेशली वो तमाम ही एस्पायरेंट्स जो कि एमडी कैट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो तमाम ही स्टूडेंट्स और स्पेशली एमडी कैट के एस्पायरेंट्स जो है वो आखिर तक इस वीडियो में शामिल रहें। फर्स्ट एमसीक्यू, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस R is 2%. The percentage uncertainty in volume of sphere is. परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सवाल है, अक्सर ये रिपीट होता है बार बार। इसमें हमने कैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है वॉल्यूम की, ये मैंने पूरा जो है वो एरर और अनसर्टेनिटी में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप देख लें ताकि उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो फाइनल जो मेजरमेंट है उसमें निकाली जाती है या फिर ऐड की जाती है। और इसी तरह से जो उसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो भी आपको वहाँ से जो है वो पता चल जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें 2% को जो है वो रेडियस जो है वो दिया हुआ है 2%, और बाकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ये हमने मालूम करना है। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इसका फार्मूला हमें पता होता है कि ये जो फार्मूला है इसका v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यू। अब इसमें लगता है पावर रूल, और पावर रूल में हम क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो बेस बन जाती है, और बाकी फिर क्या होता है कि जो रेडियस जो है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है हमारे पास आ जाएगा 3 to the 6%। यहाँ पर जो है ये 6% जो है वो अनसर्टेनिटी निकल आएगी वॉल्यूम में। और इसी तरह से अगर एरिया होगा, एरिया में स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो फिर एरिया की जो अनसर्टेनिटी होगी, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल की जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 4%। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, when the switch is open the terminal potential difference between the terminals of the battery is. Terminal potential difference between the terminal of the battery is 0 when the switch is open. तो स्विच जब ओपन होगा, जब करंट ही जो है वो सर्किट में नहीं फ्लो होगा, तो फिर कहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा ही नहीं जब तक जो है वो ईएमएफ जो है वो बैटरी का वो ना हो, या फिर उसमें से करंट सप्लाई ना हो एक्सटर्नल लोड को, एक्सटर्नल रेजिस्टर को, या फिर सर्किट को। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, a sample of an ideal gas occupies a volume V at the pressure P and the absolute temperature T. The mass of each molecule is m. If K is the Boltzmann constant, then the density of gas is option A mkt, B pm divided by kt, C p divided by kt, D है 2mpt divided by K। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास बराबर होती है PV इक्वल टू nRT। दिस इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है ये हमारे पास। अब यहीं से हम आगे जो है वो डेंसिटी को निकालना है। डेंसिटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी जो है ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम को यहाँ पर हम सेपरेट कर लें तो मास डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेंसिटी।
सो अब यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हम m डिवाइडेड बाय डेंसिटी रख सकते हैं, यानी कि मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो p यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और इसकी जगह ये m पुट हो जाएगा और नीचे डेंसिटी आ जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर n बराबर है हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि गैस की बात हो रही है, गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं तो उसका जो मास है वो आ जाएगा और उसका उसका डिवाइड हो जाएगा मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास से। और R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी जगह हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आता है और आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जब आइडियल गैस हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये पूरी इसकी डिटेल जो है ये हम वहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो है ये T टेम्परेचर हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से M जो है ये कट जाएगा और ये डेंसिटी को अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो ये जो है डेंसिटी बराबर हो जाएगी डेंसिटी हमारे पास बराबर हो जाएगी प्रेशर और इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में आएगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये टेम्परेचर। अब क्या करना है, मास ये जो कैपिटल M है ये मॉलिक्यूलर मास है और Na जो है ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अब इन दोनों का रेशियो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के मास के बराबर होता है M डिवाइडेड बाय Na। ये सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है उसके जो है वो उसके मास के बराबर है, यानी कि M के बराबर है। तो इसकी जगह हम M पुट कर देंगे तो डेंसिटी जो है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास पी एम डिवाइडेड बाय के टी। सो यू कैन सी क्लियरली द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अब आप MCQ देख सकते हैं और ये सवाल जो है ये बार बार रिपीट होता है मेजरमेंट में। अनसर्टेनिटी का सवाल, इसी तरह से एक्यूरेसी, प्रिसिशन और एरर से रिलेटेड ये जो सवालात हैं ये मोस्टली जो है ये आते हैं MTCAT के पेपर में। सो इसके लिए मैंने जो है वो कंप्लीट डिटेल में इसके क्वेश्चन और इसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप लाजमी देख लें ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर स्मॉलर लीस्ट काउंट जो है वो मेजरमेंट की पूछा जा रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की या फिर मेजरमेंट की स्मॉलर लीस्ट काउंट होगी सो उसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, प्रिसिशन ज़्यादा होगी, या फिर दोनों ज़्यादा होगी या दोनों नहीं होगी। और ई है हमारे पास NOT या फिर नन ऑफ अबव। सो ये जो है हमारे पास सवालात हैं और इस तरह के जो है वो सवालात आते हैं अक्सर, स्पेशली जो डाउ यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, इसी तरह से लम्स का जो टेस्ट होता है उसमें ई ऑप्शन जो है वो भी दिए जाते हैं। इसी तरह से NTS का जो टेस्ट होता है उसमें भी जो ऑप्शन एक बढ़ा के दिया जाता है, यानी कि ई ऑप्शन दिया जाता है। जब भी आपको ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं तो फिर जो है वो क्या होता है कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और जो है वो फिर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो उससे फिर क्या होता है कि अगर आपको आपकी नॉलेज अथेंटिक नहीं होती तो फिर उससे जो है वो गलती का चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिसमें जो है वो 5-5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। सो उसमें पहले फिर क्या करें, इसकी आसानी के लिए पहले इलिमिनेट कर दें वो ऑप्शन जो आपको पता हो कि ये नहीं है। जैसे कि ई है, इसको इलिमिनेट कर दें, यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं है। और डी भी जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम, ये भी एलिमिनेट कर रहे हैं और फर्स्ट भी एलिमिनेट होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जब भी जो लीस्ट काउंट होगा या फिर अनसर्टेनिटी होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ये जो है वो कम होगी, स्मॉलेस्ट होगी, तो उसकी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज होगी, हाई प्रिसाइज होगी या फिर मोर प्रिसाइज होगी। सो यहाँ पर एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लें और याद रखें, अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट, अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट भी आप इसको लिख सकते हैं, लीस्ट
काउंट, ये इन्वर्सली रिलेशन है इसका प्रिसीशन से। जितनी ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी होगी उतनी जो है वो कम प्रिसीशन आपके पास आएगी। यानी कि अगर लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा, लेट सपोज 0.001 अगर हमारे पास ये लीस्ट काउंट है, तो अब क्या है कि लीस्ट काउंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, कम है। तो इट मीन्स कि जो प्रिसीशन होगी इसकी, वो प्रिसीशन हाई होगी। ठीक है, इसमें जो है वो प्रिसीशन ये हाई होगी, और जो अनसर्टेनिटी है ये जो है ये लो है इसमें। ठीक है, सो इस तरह से याद रखें, ये रिलेशन जो है वो आप याद रखें, अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीशन और प्रिसाइज मेजरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, a ball is moving horizontally with a speed v strikes the bob of a simple pendulum at the rest. The mass of the bob is equal to that of the ball. If the collision is elastic, the bob will rise to the height. अब सिंपल जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो हम इसके बारे में जो है वो जानते हैं कॉमनली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या फिर आप उसको थ्रो करें ज़मीन के सरफेस से ऊपर या फिर किसी हाइट से उसको जो है वो थ्रो करें, तो फिर वो क्या उसकी जो मोशन होती है बॉडी की, तो वो जो है वो अंडर ग्रेविटी मोशन होगी। और इसमें इस केस में भी ऐसे ही है बिल्कुल। लेट सपोज ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम का यहाँ पर जो है वो बॉब, और ये जो है वो किसी सीलिंग से ये अटैच है। तो अगर यहाँ से इस एक बॉल जो है वो इसी के मास के बराबर अगर आके इसको हिट करेगी, तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो स्फेरिकल बॉब है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे आगे जो है ये मूव करेगा। अब यहाँ मूव करेगा तो कोई ये हाइट जो है ये अटेन करेगा ज़मीन के जो है वो सरफेस से, या जो इसकी हाइट है उससे जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, और इसमें वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब भी हम कोई बॉल जो है ये थ्रो करते हैं ज़मीन के सरफेस से ऊपर की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं जो कि अंडर ग्रेविटी के जो है वो बारे में होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज जो यहाँ पर टाइम है वो हमें नहीं दिया हुआ, या उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। अगर टाइम जो है वो डिस्कस होता है यहाँ पे, तो फिर हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। लिहाजा टाइम यहाँ पे नहीं है, सो लिहाजा हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। नाउ जब भी कोई भी बॉल थ्रो की जाती है, सो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो जो है वो ज़ीरो कंसीडर की जाती है। इस केस के अंदर यहाँ पर चूँकि कॉलिजन से पहले, ठीक है, कॉलिजन से पहले जो यहाँ पर स्फेरिकल बॉब है इसकी वेलोसिटी इनिशियल है और ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है। सो लिहाजा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी रहेगी। सो लिहाजा यहाँ पर हम इसको VF स्क्वायर से डिनोट कराएंगे। सो 2GH ये एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमने क्या करना है, हाइट मालूम करनी है। सो H इज़ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, which we can see the option B is correct. Now next MCQ, if the uranium 235
decays by emitting 2 alpha, 1 beta and 2 gamma rays. The name, सो जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है इसमें हम जानते हैं 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेजेस। सो जब अल्फ़ा बीटा डीके होता है तो इसमें जो है वो फिर चेंजिंग आती है। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये ट्रांसफॉर्म होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पर यही उसका नेम पूछा जा रहा है कि जिस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका नेम बताएं, या फिर जो है वो कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पे जो है वो नेम तो नहीं है लेकिन एलिमेंट का जो है वो हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल हमें बताना है। और समहाउ यहाँ पर जो है वो एलिमेंट के नेम भी दिए जाते हैं और वो भी फिर आप से पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सो इसी से हमने ये बताना है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है ये जब इमिट होता है तो 4 यानी कि 4 जो है ये एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, डिक्रीजेज एलिमेंट में से। और बाकी जो एटॉमिक नंबर होता है ये 2 जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एटॉमिक नंबर जो है ये 2 ये हो जाएगा डिक्रीज़। तो 4 और 2 ये मास नंबर 4 जाएगा, ठीक है, और 2 जो है वो एटॉमिक नंबर जाएगा। इसी तरह से 2 अल्फ़ा निकल रहे हैं, ठीक है, तो 4 और +4 कितने हो गए, ये 8 हो गए। सो 8 इसमें से जो है वो मास नंबर गायब हो जाएंगे और इसी तरह से 2 + 2 ये जो है वो 4 एटॉमिक नंबर गायब हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो फिर बीटा, बीटा जब भी इमिट होता है किसी भी एलिमेंट में से, सो एक जो है एटॉमिक नंबर का इजाफा हो जाता है, ठीक है, एक एटॉमिक नंबर का इजाफा होगा, माइनस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इजाफा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बीटा के ऊपर जो है वो -1 आता है। और ये इसलिए होता है कि जो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें इक्वेशन बैलेंस जो है वो करने के लिए, या फिर जो है वो इक्वेशन को या फिर ये रिएक्शन जो है इसको बैलेंस करने के लिए ये जो एटॉमिक नंबर है ये ऐड किया जाता है। सो यहाँ पर जो है अगर हम देखें पांचों ऑप्शंस के अंदर, सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 जो है ये एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज़ हो रहा है यूरेनियम 235 में से। 235 में से 8 निकालेंगे तो 227 बचेगा। और इसी तरह से अगर आप 4 एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं तो 88 बचता है। लेकिन जब बीटा डीके होगा, क्योंकि एक बीटा डीके हो रहा है, सो उसमें एक एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा जब बीटा डीके होगा। तो सो फिर इस हिसाब से जो एटॉमिक नंबर होगा ये 89 हो जाएगा। और जबकि गामा डीके जो है ये चार्ज लेस है और मास लेस है, लिहाजा ये अगर डीके होता है तो ना एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क पड़ता है ना मास नंबर में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर 2 हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ decayed nuclei of an element are। सो 2 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो सैंपल होता है रेडियो एक्टिव सैंपल या फिर न्यूक्लियाई जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई रिमेनिंग जो है वो कितना बचता है, जो कि डीके हुआ है एलिमेंट, उसका सैंपल हमारे पास कितना बचता है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2t। t is the number of half life, t is number of हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। और इसी तरह से ये NO जो है हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है, ये रिमेनिंग सैंपल है। सो अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर t की जगह हम रख देते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है 2 हाफ लाइफ्स,
तो इट मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि टी से हम इसको डिनोट कराते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे पास 2। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4। तो 1/4 जो है ये सैम्पल जो है हमारे पास ये डीके हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 1/4 हमारे पास सैंपल बचेगा। रिमेनिंग सैंपल जो होगा ये एलिमेंट का, ये 1/4 हमारे पास बचेगा। सो यू कैन सी द ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में जो है यही बता रहे हैं कि जो रिमेनिंग सैंपल है वो 1/4 हुआ है। MCQ you can see on your screen. The scalar product of vectors 3i minus 2j plus 4k and 2i plus 2j minus 3k is. So स्केलर प्रोडक्ट जो है हम जानते हैं किसे कहते हैं, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट मिले हमें वो क्या हो, स्केलर हो, तो वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है। और उसमें सिर्फ सिंपली क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3i माइनस 2j प्लस 4k, 2i प्लस 2j माइनस 3k। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 i स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4j स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 12k स्क्वायर। अब i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ 6 माइनस 4 माइनस 12, और यहाँ पर 6 माइनस 16। Now the final answer is minus 10. Minus 10 units is our final required answer, which is the option B. Next MCQ, the sum of kinetic energy and potential energy is always constant provided dash motion. किस मोशन के अंदर जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो है वो जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर SHM। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं उसमें चाहे मास अटैच टू स्प्रिंग हो, जो है या हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो, उसमें हम जो है वो डिस्कस करते हैं एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इसको जो है इसका सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द टोटल और मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये जो है वो कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, द इंटरनल एनर्जी of the system decreases in an adiabatic process. Which of the following must be true regarding this process? So keep remember one thing, in adiabatic process there is no heat in or out to the system. So जब heat किसी सिस्टम में इन नहीं होगी और आउट भी नहीं होगी, सो हीट एनर्जी जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। सो फिर क्या होगा कि जो सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है वो ही उसको वर्क करवाने पर मजबूर करेगी सिस्टम को। सो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा W भी हो सकता है, और डेल्टा U इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा W भी हो सकता है। यानी कि ऊपर जो है ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये वाली, ये जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है ये नीचे वाली जो इक्वेशन है ये है। अब वर्क डन जो बाय द सिस्टम है इसमें वर्क डन होगा बाय द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है
उसकी कॉस्ट की वजह से जो है ये वर्क डन होगा। और अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम देखेंगे, सो वो भी जो है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से ही होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी उसमें इंक्रीज़ होगी, जबकि जो बाय द सिस्टम है इसमें इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। नेगेटिव साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन आप सारे देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन जो है वो बी है, वर्क डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू, the photons interact with the matter to produce photoelectric effect, Compton effect, paired production, only A and B, E all of above. So option D, E is correct, बिकॉज जब भी फोटॉन्स इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी जो है वो जब फोटोन एनर्जी स्ट्राइक होती है मेटल के ऊपर तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट भी इसी तरह का जो है हमारे पास फिनोमेना है। पेयर प्रोडक्शन भी इसी तरह का फिनोमेना है। तो ये तीनों फिनोमेना में जो है वो फोटॉन्स इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। सो नाउ ये आपके असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।